मोशन प्लेन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी, देखिए, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर, वेक्टर और व्हाट, राइट। स्केलर में एस लिखेंगे, वेक्टर में वी लिखेंगे। चलिए, वॉल्यूम स्केलर, मास, स्पीड, वाह कमाल हो गया भैया। एक्सेलरेशन वेक्टर, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर, एक सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, नहीं स्केलर। रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ है, मैं बता दूँ आपको। कैन बी वेक्टर और स्केलर बोथ, ठीक। फॉर अ लार्ज टाइम इंटरवल, अगर बड़े टाइम इंटरवल की बात करेंगे, समझ गए बात को, अगर बड़े टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो ओमेगा होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, समझ रहे हैं। और उसमें डेल्टा थीटा भी स्केलर होगा और ओमेगा भी क्या होगा, दोनों के दोनों। लेकिन फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। क्या हो जाएगा? वेरी एलिमेंटल एंगल जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उस केस में दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है यहाँ पे। बहुत छोटा एंगल जो होता है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल आपका डी एस भी वेक्टर होता है, डी थीटा भी वेक्टर होता है और ओमेगा भी क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है बताइए, आपका जो डेल्टा टी होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा। बोले समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये तीनों क्वांटिटीज़ क्या है बताइए, स्केलर है। यही नहीं, डेल्टा एस यानी आर्क लेंथ भी। आगे बढ़ जाएं। पिक आउट टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। स्केलर क्वांटिटीज पिक करना है। चलिए, फोर्स क्या है, वेक्टर की स्केलर? वाह, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, आर क्रॉस पी होता है ना एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वर्क एक तो मिल गया, करंट स्केलर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट का तुम लोगों ने नाम ही नहीं सुना है, सारे के सारे वेक्टर्स हैं। तो दो ही हैं इसमें, कौन कौन है बताइए? एक वर्क और दूसरा करंट। चलिए, पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। केवल वेक्टर पिक करना है। तो ये टेम्परेचर स्केलर होता है, प्रेशर स्केलर होता है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए, एक तो मिल गया हमें। टाइम स्केलर होता है, पावर स्केलर होता है, टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस होता है, ये भी स्केलर होता है, एनर्जी स्केलर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर, पोटेंशियल कोई भी हो स्केलर होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर होता है, चार्ज स्केलर होता है। तो एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद स्केलर एंड वेक्टर आर मीनिंगफुल और नॉट, ठीक है। बताइए, फिर से पढ़ दीजिए। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद स्केलर एंड वेक्टर, अच्छा दोनों का है। एडिशन बिटवीन टू स्केलर हो सकता है? एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, नॉट पॉसिबल, वेक्टर वेक्टर के साथ ही ऐड होगा। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाई स्केलर हो सकता है, मैग्नीट्यूड उतने टाइम से बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाइंग टू स्केलर क्वांटिटीज हो सकता है। एडिंग एनी टू वेक्टर्स हो सकता है। एडिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, नॉट पॉसिबल, कंपोनेंट स्केलर होता है ना। ए एक्स वेक्टर को ए के साथ थोड़ी जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना, गलत हो जाएगा ना, मीनिंगलेस हो जाएगा। रीड ईच ऑफ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए शुरू कीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ट्रू। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ट्रू। स्केलर कंपोनेंट बोला ही जाता है उसको। टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, फॉल्स। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अरे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहाँ से आता भाई? व्हाट इज एवरेज स्पीड? क्या तुम लोग यार पढ़ते हो, समझ में नहीं आता। एवरेज स्पीड का मतलब होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ये बात मैं बता चुका हूँ कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ज़्यादा होगा या फिर
कविता पढ़ रहा हूँ क्या? तो दोनों की तरफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन ज़्यादा आएगा इसमें? सर इसमें एवरेज तो वही तो कह रहा है स्टेटमेंट। पढ़ो ठीक से स्टेटमेंट दोबारा। हाँ सर, यस सर, ट्रू। एवरेज स्पीड हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है किसके? एवरेज वेलोसिटी के। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। पढ़ो ठीक से डी स्टेटमेंट, ठीक से पढ़ो। The average speed of a particle defined as total path length by total time to cover the path is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle. सही है? यस सर। E वाला पढ़ो। 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. सर अगर एक प्लेन में नहीं लाई करेगा तो कभी भी वो मिलकर जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। 3 वेक्टर तो ट्रू सर। बिल्कुल ट्रू है, ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया हुआ आपको। यस सर। अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायग्राम जो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा और तीनों मिलके फिर वापस यहाँ 0 आएंगे। यस सर। अब ये होगा तो ये 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएंगे, और अगर 3 साइड ऑफ ट्रायंगल होंगे, यस सर। ठीक, या तो ये सिचुएशन होगा अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। 0 है तो, यस सर। और अगर ये नहीं होगा तो ये भी हो सकता है सिचुएशन 1। वेक्टर। एक वेक्टर हुआ, दूसरा वेक्टर हुआ और तीसरा वेक्टर ठीक उसके अपोजिट आ जाए। इस सिचुएशन में भी 0 आ सकता है, हाँ या ना? लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। बोले होंगे कि नहीं होंगे? इन दोनों परिस्थितियों में आपके तीनों जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे बताइए? कोप्लेनर होंगे ना, ठीक है? सो फॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर्स मस्ट लाई इन सेम प्लेन, यानी ये कोप्लेनर होने चाहिए। 3 वेक्टर्स की अगर बात हो रही है, ठीक है? 3 से ज़्यादा रहते तो नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं, समझ गए? चलो, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज, इनको प्रूव करना है। बताइए कैसे कैसे प्रूव करेंगे, सिखाया था मैंने क्लास में। सर क्लोजिंग है। वेक्टर a प्लस बी का कम या इससे बराबर, मैक्सिमम वैल्यू इतना प्रूव करना है। वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट ऑल। ठीक है, ठीक है। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 यस सर। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यस सर। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है? कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल हो, जीरो। यस सर। नहीं वो तो ठीक है, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताइए? सेम होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। यस सर। अब बताइए a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? फिर अगर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो a प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ? कि cos थीटा शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। यस सर। देयरफॉर वेक्टर a प्लस बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए सही है? यस सर। ठीक है। यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है? यस सर। रूट बाहर निकल जाएगा तो कितना आ गया? तो इसका मतलब आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू a प्लस बी आ गया। यस सर। और इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड्यूलस होगा, a का मतलब a का मॉड्यूलस और b का मतलब b का मॉड्यूलस। समझ में आ रही है बात? बस बीच का साइन गलत दे दिया मैंने, आइदर लेस देन और इक्वल। सेकंड में क्या प्रूव करना है? मिनिमम वैल्यू प्रूव करना है। यस सर। चलिए इसको भी करते हैं। आइए देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही लिख के चलेंगे। बी पार्ट का आंसर, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यस सर। फिर से लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। माइनस क्यों बोल रहे भैया? a प्लस बी की बात हो रही है, ठीक है? यस सर। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। यस सर। कब? एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। यस सर। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट साइड। ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक यस सर। ठीक। यस सर। तो ये बताइए कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू या तो -1 से बड़ी होगी या बराबर होगी? यस सर। इससे कम तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। यस सर।
तो इससे क्या प्रमाणित होता है बताइए कि ए प्लस बी का वैल्यू या तो मिनिमम लिखिए या फिर ऐसे लिखिए कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 से। अगर cos थीटा -1 से बड़ा है तो यहाँ -1 रखने पे जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि उससे छोटा वैल्यू संभव नहीं है। तो कितना आ गया? तो फाइनली इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो इस पे से रूट हट जाएगा। तो आपको मिल गया क्या? वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आया ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी। और बेसिकली इसका मतलब होता क्या है? a का मतलब a का मॉड्यूलस और b का मतलब b का मॉड्यूलस। और चूंकि इसमें से कोई भी बड़ा हो सकता है तो एक बार और मोड लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। मान लीजिए a आता 7 और b आता 11 तो ये आंसर -4 दे देता ना फिर, तो फिर एक बार मोड लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों पार्ट देखिए प्रूव हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। अब यही काम a माइनस बी के साथ करना है, समझ गए? अब आप लोग लिखवाइए कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रूव करते हैं सी यहाँ पे, ठीक है। पहले समझिए प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है मोड a माइनस बी के वैल्यू को कि कम से कम इतना, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी प्रूव करनी है। पहले बताइए क्या लिखे स्टेप। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखें? एज कॉस थीटा मैक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा अब स्किप कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा या बराबर होगा 1 से? तो डायरेक्ट आते हैं इस पे। a माइनस बी का वैल्यू कम होगा या बराबर होगा किससे बताइए? -2ab से। लेकिन यहाँ गलती हो गया आपसे। कॉस थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम लीजिएगा तब ये मिनिमम आएगा, इसलिए यहाँ आपको उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा वाला टर्म यहाँ नेगेटिव में जा रहा है ना। तो आप यहाँ ऐसे लिखिएगा कि कॉस थीटा -1 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रही है बात? जितना कॉस थीटा यहाँ पे कम होगा उतना a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा वाला टर्म घट रहा है ना यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन में है ना। तो इसलिए आपने साइन जो है वो गलत डाला, साइन ऐसे आएगा फिर, ठीक है। अगर -1 पुट करेंगे तो आप d प्रूव कर देंगे अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं तो। समझ में आ रही है बात? अगर इस एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको -1 लेके चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताइए? हाँ, तब यहाँ मॉड्यूलस एक तो -2ab है और यहाँ -1 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अब आपको वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? इफ कॉस थीटा इज मिनिमम मोड ऑफ a माइनस बी इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का रिलेशन है, इसलिए हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं। अब बताइए आपको यहाँ क्या मिला? अंडर रूट ऑफ +2ab आ गया ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। सो फाइनली आपको क्या मिल गया? मोड ऑफ a माइनस बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल गया बताइए? तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने सही लिखा है जी? नहीं लिखा है ना, ये गड़बड़ है, सॉरी। हाँ, ऐसे होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू निकल रहा है ना, तो इससे कम ही होगा। बोले समझ में आ रहा है? अब आइए डी पे आइए। चलिए अब डी में इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, ठीक। तो पहले इसका वैल्यू लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा। उसके बाद फिर यहाँ वैसे ही आइडेंटिकल पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? कि अगर कॉस थीटा सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी जो होगा वह मिनिमम होगा, हाँ या ना? तो फिर लिखेंगे कि चूंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो कॉस थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। याद रखिए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे।
तो अब बताइए आपका मोड ए माइनस बी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि जितना आप कॉस थीटा ज़्यादा पुट करेंगे उतना ये टर्म कम होता जाएगा ना। तो एक तरह से जब आप कॉस थीटा मैक्सिमम लिख रहे हैं, इसका मतलब आप ए माइनस बी का मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं उससे। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1, नहीं? So basically what we are getting is mode of A minus mode of B is greater than equal to under root of A minus B का whole square. And so we can write magnitude of A minus B is greater than equal to modulus of A minus modulus of B. और इसमें भी फिर मोड लगा देंगे, ठीक है? तो डी पार्ट देखिए प्रूव हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर 0 है। याद रखिए बोल्ड लेटर का मतलब वेक्टर होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? सब जो हैं ईच मस्ट बी नल वेक्टर। क्या जरूरी कि सारे के सारे नल वेक्टर हैं? कोई जरूरी नहीं है। पहला वेक्टर इधर होगा, दूसरा वेक्टर इधर होगा, अगर तीसरा इधर होगा, और चारों मिलकर अगर पॉलीगन इनक्लोज कर देते हैं तो भी चारों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताइए? क्या इसके लिए चारों को 0 वेक्टर होने की जरूरत है? चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। सर ये भी नहीं होगा। ये सही है। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0 है। बोलिए हाँ या ना? कैसे? अरे यही तो लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्या है? चारों का जोड़ 0 0 दिया हुआ है ना। अरे गिवन है ना ये। तो इससे आप वेक्टर ए प्लस सी को नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी प्लस डी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ मोड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? तो बताइए क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस सी, मोड लीजिएगा तो माइनस गायब हो जाएगा ना। मॉड्यूलस ऑफ बी प्लस डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो मोड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी प्लस डी प्रूव हो गया। बोलिए सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ए बी सी एंड डी। बताइए, ये मैंने आपको बताया था पॉलीगन लॉ में कि पॉलीगन या ट्रायंगल इनक्लोज होने के लिए किसी भी एक साइड की लेंथ होगी जो बाकी बड़ी होगी, बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी होगी तो पॉलीगन बनेगा ही नहीं। फॉर एनी ट्रायंगल और पॉलीगन टू फॉर्म, लेंथ ऑफ एनी साइड, किसी भी साइड का जो लेंथ होगा, ठीक है, मस्ट बी लेस देन सम ऑफ ऑल अदर साइड्स। सर सिर्फ लेस देन होता है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं होता। नहीं, ट्रायंगल या पॉलीगन बनने के लिए लेस देन होता है। रिजल्टेंट 0 होने के लिए इक्वल टू भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल और पॉलीगन नहीं बना तो भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संभव है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए आपने एक वेक्टर लिखा है इधर, और इस वेक्टर को आपने लिखा है 2i, और फिर आपने एक वेक्टर लिखा इधर, इस वेक्टर को लिखा आपने 3i, और एक वेक्टर ठीक इसके ऑपोजिट है और उस वेक्टर को लिखा आपने -5i। अब बताइए इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसको हम a वेक्टर लिखते हैं, इसको हम b वेक्टर लिखते हैं, और इसको अगर हम c वेक्टर लिखते हैं, तो क्या यहाँ a प्लस बी प्लस सी का a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 नहीं हुआ? लेकिन ट्रायंगल तो नहीं बना ना। तो रिजल्टेंट 0 होने के लिए ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलीगन बनने के लिए या ट्रायंगल बनने के लिए जो कोई भी साइड एक साइड होगा वो बाकियों के सम से क्या होना चाहिए बताइए? कम होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए सबसे बेटर है कि आप बड़े वाले साइड से चेक करें। अगर बड़ा वाला साइड बाकियों के सम से कम है तो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन रिजल्टेंट 0 होने के लिए नियम क्या लगता है बताइए? फॉर रिजल्टेंट टू बी 0 क्या नियम बताया था मैंने? बताइए फिर से दोहराइए। मैंने रिजल्टेंट बहुत सारे वेक्टर आपको दिए हुए हैं। फॉर रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स टू बी 0, अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 हो रहा है तो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होगा बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ, वैसे तो किसी एक का मैग्नीट्यूड बाकियों के मैग्नीट्यूड के सम से कम होना चाहिए या बराबर। लेकिन आप अगर लार्जेस्ट को कंपेयर कर लेंगे तो सब बाकी अपने आप कंपेयर हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट वेक्टर जो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट वेक्टर, दैट शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल अदर वेक्टर्स। इस रूल को याद रखिएगा, तब जाके आपको रिजल्टेंट 0 मिल सकता है।
चलिए आइए आगे बढ़िए 4.7 द मैग्नीट्यूड बी प्लस सी मस्ट बी लाइन इन द प्लेन ऑफ ए प्लस डी एंड ए प्लस डी आर नॉन कोलिनियर इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। बताइए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ही समझाइए मुझे। बी प्लस सी मस्ट लाइन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, किसके लिए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 होने के लिए। एंड इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, अगर ये दोनों नॉन कोलिनियर है तो ठीक, और ये इनके लाइन में होना चाहिए इफ दे आर कोलिनियर। तो मैं आपको बताऊं कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी कैसे है ये मैं आपको बताता हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए अभी अभी हमने क्या लिखा था बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 लेके हम चल रहे थे, ठीक, यही है ना हमारा कंडीशन। आई एम प्रूविंग पॉइंट डी, राइट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? सो 4.7 डी आई एम डूइंग, ठीक है। नाउ वी आर सेइंग दैट ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी प्लस डी वेक्टर, कह सकते हैं। अब मैं इसके दो सिचुएशंस देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। अगर ए और सी वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? सेम लाइन के अलोंग, पैरेलल और एंटी पैरेलल। मान लीजिए सेम लाइन के अलोंग ही है, ठीक है। ये देखिए ये हुआ आपका वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर सी, सही है। क्या ये कोलिनियर दिख रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि हमारा, अब सोचिए अगर ये ए प्लस सी है, ए और सी है, तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ बताइए? अरे ये ए प्लस सी हुआ ना, दोनों को एक साथ बनाया मैंने। ये हमारा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया, सही है। बी प्लस डी इसके ऑपोजिट है, क्वेश्चन कह रहा है या क्वेश्चन से हमने निकाला है। तो बी प्लस डी इसके उल्टा वेक्टर है, इसका मतलब बी प्लस डी देखने में कुछ ऐसा लगेगा। बोलिए हाँ या ना। कैन वी से दैट दिस इज आवर बी वेक्टर एंड डी वेक्टर का सम, सही है। विच मीन्स कि डी वेक्टर और डी वेक्टर को आप इस तरह से बना सकते हैं। मुद्दा मेरे ख्याल से एक वेक्टर का नहीं है, मुद्दा है कि बी प्लस डी कोलिनियर होगा कि नहीं होगा ए प्लस सी। बिल्कुल होगा ना, अगर अपोजिट है तो कोलिनियर तो ऐसे ही हो गया ना, दो अपोजिट वेक्टर कोलिनियर होते कि नहीं। एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिए, ए बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ डी नॉट, पहले कोलिनियर लेते हैं, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। अगर ए और डी कोलिनियर हो गया तो बी प्लस, अच्छा इस बार ये ए और डी को एक साथ ले रहा है और बी प्लस सी को एक साथ ले रहा है। चलिए फिर से देखिए एक बार, सुनिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखिए। जाओ आंख धो के आओ, नहीं धो के आओ कोई बात। बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। तो पहला केस में लेके चल रहा हूँ कि ए और डी कोलिनियर है, याद रखिए इस बार ए और डी को एक साथ लेना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ पहले से। अब ए और डी को एक साथ रखते हुए क्या मैं इससे ये सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ? आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए ए और डी को मैंने कोलिनियर लिया है, तो दोनों को अलॉन्ग सेम लाइन ले लिया, तो क्या ये ए प्लस डी वेक्टर होगा? और बी प्लस सी वेक्टर उसके अपोजिट है। तो ये बताइए बी प्लस सी वेक्टर ए प्लस डी के साथ कोलिनियर हुआ कि नहीं हुआ? अलॉन्ग द सेम लाइन हुआ, अगर ए और बी नॉन कोलिनियर है। अब केस 2 इसका लेते हैं। केस 2 इसी में हम लोग क्या लेते हैं कि अगर हमारा ए एंड डी ये जो दो वेक्टर हैं आर व्हाट नॉन कोलिनियर, ठीक। चलिए उस केस का डायग्राम बनाते हैं। तो उस केस का डायग्राम अगर बनाया तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर हो गया और मान लीजिए ये आपका डी वेक्टर हो गया, सही है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। तो आप बताएं कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? क्या ये वेक्टर ए प्लस डी वेक्टर होगा? अगर ये ए प्लस डी वेक्टर है तो आपका बी प्लस सी वेक्टर इसके उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो बताइए ये ए और डी के साथ सेम प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। आपका बी प्लस सी वेक्टर दिख रहा है साफ साफ कि ए प्लस डी के उल्टा है, आया ना। तो उल्टा है तो उसी प्लेन में आ गया ना, क्योंकि ये तीनों तो कोप्लेनर होंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और इसको दोनों केसेस लेके यहाँ प्रूव कराया गया। सो डी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। सी भी करेक्ट था मेरे ख्याल से, और बी भी करेक्ट था, ए फॉल्स था, है ना। ए फॉल्स था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस इतना, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, रीच व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। फिगर बना हुआ है तो ये फिगर पे आती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। कितनी लड़कियाँ थी? 3 हैं।
पहला इस पाथ से जाती है, दूसरा इस पाथ से जाती है, तीसरे नीले पाथ से जाती है। क्या तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है? अरे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ तीनों का। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना? वही तो पूछ रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच? बताइए तीनों का डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितने के बराबर होगा? पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक 200 मीटर है। किसने बोला आपको? रेडियस है 200 मीटर। पी क्यू क्या है इस सर्किल का? 400। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे वो होगा डायमीटर के बराबर, और डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 400 मीटर। बोली सही है? फॉर विच गर्ल दिस इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ? बताइए सेकंड वाली के लिए। फॉर बी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है ना जी। तो बी वाला जो गर्ल है उसके लिए आप कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि वो रेक्टिलिनियर पाथ पे है। चलिए 4.9 क्वेश्चन पढ़िए। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर रीचेज द एज पी ऑफ द पार्क। ठीक, तब पार्क का रेडियस याद रखिएगा 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है पढ़िए। और सर्कमफरेंस के लॉन्ग साइकिल चलाते 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 रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ। ठीक, तो माजरा समझिए। पहले बंदा ऐसे गया है, समझ रहे हैं, फिर ये बंदा ऐसे गया है, और फिर साइकिल चलाते चलाते यहाँ पहुँचा है। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम क्लियर? द क्वेश्चन कहता है इफ द राउंड ट्रिप टेक्स हिम 10 मिनट्स, यानी टाइम कितना लग गया उसको बताइए? 10 मिनट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस पार्टिकल का? वो चला था कहाँ से? ओ से। ओ से पी गया, पी से क्यू गया, और क्यू से फिर ओ आया। बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुम लोग कैसे इंसान हो जी? किस प्रकार के इंसान हो तुम? यहाँ से चल रहे हो, यहाँ घूम के फिर यहीं पहुँच जा रहे हो। मैं तुमसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। बहुत ही विचित्र किस्म के इंसान हो भाई, हैं? अरे भैया इनिशियल पोजीशन जो है वो बराबर है ना फाइनल पोजीशन के। तो अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो उसके इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। तब तो बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। ये सॉरी मत बोलो हैं। अगर अभी तक इसमें सॉरी निकल रहा है तो पेपर में भी सॉरी निकलेगा फिर। सर गलती से मत बोलो ना, गलती का चांस थोड़ी होता है वहाँ पे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टोटल टाइम कितना है? 10 मिनट। तो आंसर 0 ही आएगा ना। चलिए बताइए एवरेज स्पीड कितनी है? सर टोटल डिस्टेंस बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? दिमाग लगाइए थोड़ा। ओ से पी तक कितना डिस्टेंस है बताओ? 1 किलोमीटर। ठीक बात है। तो रेडियस है ना, रेडियस ही है ना। पी से क्यू तक डिस्टेंस एरिया होता है जी कभी। ये कितना है ये? अरे ये कितना होता है टोटल? 2 तो ये कितना होना चाहिए जो बता रहा हूँ आपको? 1/4 ऑफ 2 पाई आर। हे भगवान, जय हो कोविड देव की। 2 पाई आर का 1/4 है। और फिर आया है पी से क्यू, सॉरी क्यू से ओ, रेडियस। अरे दिमाग में कुछ जा रहा है? तो फाइनली जो है आपका एवरेज स्पीड इतना, एवरेज डिस्टेंस इतना आ गया। अब इसको निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड करिएंगे। बताइए रेडियस आर, और 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर बाई 2। इन सब में रेडियस कॉमन ले लीजिए। अंदर में क्या बचेगा? 1 सेकेंड, 2 बचेगा पहले तो, और यहाँ पे बचेगा आपका था पाई आर बाई 2, जिसमें आपने आर कॉमन ले लिया, तो पाई बाई 2 बचा। चलिए सॉल्व कीजिए। रेडियस की वैल्यू हो गई 1 किलोमीटर है, और टाइम की वैल्यू हो गई कितनी? 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटा। अरे सही है। और 2 प्लस 3.14 का आधा 1.57। कैलकुलेशन की क्षमता भी भगवान ने दी है जबरदस्त, मतलब है नहीं। तो 0 कट गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर इंटू 3.57, ये होगा आपका किलोमीटर पर आवर में उसका एवरेज स्पीड। अब मैं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना।
21.42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। देखिए समझ में आया क्वेश्चन? चलिए 4.10 पढ़िए। In an open ground, motorist follow a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by motorist in each case. कहाँ निकालना है? सर थर्ड टर्न में, सिक्स्थ टर्न में और एट टर्न में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट निकालनी है थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न में। ठीक है, आइए करते हैं। और हर बार 60 डिग्री मुड़ रहा हूँ। यस सर। तो इसके लिए पेज खोलना पड़ेगा। अब देखिए ये इसका पाथ दिया हुआ है। ये शुरुआत कर रहा है कहाँ से बताइए? ये शुरुआत कर रहा है आपके इनिशियल पोजीशन से। यस सर। उसके बाद पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, सारा टर्न जो है वो 60 डिग्री पे ले रहा है। यस सर। यानी इनिशियल डायरेक्शन का 60 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को? 60 डिग्री नहीं, आप लोगों को तो 120 दिख रहा होगा रेगुलर हेक्सागन में। 60 कहाँ दिख रहा है? अरे भैया इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच में 60 बनेगा ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए टेल से टेल बनाएंगे ना। तो टेल से टेल बनाएंगे तो ये वाला एंगल 60 आना चाहिए ना। अरे बोलिए समझ में आ रहा है? ये एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने सही बनाया है। इनिशियल डायरेक्शन ये है, टेल टू टेल रख के बनाइएगा ना वेक्टर का एंगल। तो 6 बार मारने के बाद तो पहुंच जाएगा वहीं पे। 7वां टर्न में फिर फर्स्ट टर्न की जगह होगा और 8वां टर्न में 8 टर्न की जगह होगा। अब आइए आपको किस किस टर्न पे निकालना है बताइए? तीसरा, छठा और 8वां चाहिए। पहले तीसरा टर्न कहाँ है देखिए यहाँ। तो तीसरा टर्न पे अगर लाइन खींचूँ इनिशियल से, अब क्या आप लोगों को पता है कि रेगुलर हेक्सागन में जितने बीच में ट्रायंगल दिखते हैं ये किस प्रकार के ट्रायंगल होते हैं बताइए? बिल्कुल इक्विलेटरल होते हैं जी। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में ये जितने ट्रायंगल दिखते हैं ये सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर मैं ये भी मिला देता है ऐसे और ये भी मिला देता है ऐसे, तो जितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। अब आपसे पहला और तीसरा टर्न की बात की जा रही है, तो एक बार दोबारा से इसको बनाता हूँ मैं ऐसे। ये देखिए, तो पहला से तीसरा टर्न के बीच में बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और इसका साइड लेंथ हमने ए मान लिया है जिसका वैल्यू 500 मीटर दे रहा है क्वेश्चन में। अरे कुछ घुस रहा है अंदर? 500 मीटर दे रहा है ना जी। तो बताइए पहला थर्ड टर्न में जाके इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है आपको? सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डिस्प्लेसमेंट बताइए थर्ड टर्न तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे भैया इनिशियल पोजीशन से बताइए डिस्प्लेसमेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारा। बोलो बोलो। अरे भाई साहब मतलब इसमें क्या है? सब बराबर है। अरे भैया ये 500 मीटर हो गया, मतलब कहाँ से आए हो तुम लोग यार? हैं किसी दूसरे ग्रह से आए हो का भाई? अरे बकलोल सब। 500 मीटर ये हुआ, 500 मीटर ये हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बर्बाद गुलिस्तां करने को 1000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अब बताइए डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? पाथ लेंथ जल्दी बताइए थर्ड टर्न तक। हाँ सही है। अब कौन सा टर्न में पूछा रहे? छठा। छठा कहाँ है? छठा। चलो छठा पे वापस आ गया। 6 टर्न पे बताओ। रुक जाओ दम धरो। हाँ डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हुआ? 0 मीटर। डिस्टेंस बोलो 3000 मीटर। सही है। 8वां टर्न में बताओ। 8वां टर्न का रुको डायग्राम बनाने दो। 8वां टर्न में देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बनेगा। चलिए बताइए 8वें टर्न का डिस्प्लेसमेंट कैसे बताइएगा? पहले डिस्टेंस ही बता दिए। चलिए 8वें टर्न में डिस्टेंस बताइए पहले। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए ना सर। 500 होगा। वाह 1000 होगा। 1000 कैसे हो गया भाई? ये वाला ही। अच्छा सॉरी। 2 बार घूम के गया ना। 1000 होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही टैलेंट दिखाते रहिए। शुरू से लेके कितना डिस्टेंस मूव कर गए बकलोल कहीं के? डिस्टेंस तो उसका सर 4000 होगा ना। मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था। पहले से 3000 एक चक्कर में और 1000 तो 4000 हुआ ना। ठीक है, ये 3000 उसने कंप्लीट किया था 1 राउंड में। अरे 1 राउंड 6 लेंथ साइड्स हो गया ना एक कंप्लीट राउंड में। और फिर 2 टर्न में उसने कंप्लीट किया 1000। क्या है तुम लोग, मतलब कहाँ से आते हो तुम लोग? जी पृथ्वी पे ऐसे प्राणी मिलते हैं आजकल। एक राउंड 4000 मीटर हो गया। अब ये डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको। कैसे निकालिएगा? तो एक काम करिए, इसको मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x। अब ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अच्छा ये है आपका a जिसका वैल्यू 500 आपको पता है। कोई बताएगा ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मानवता भी जिंदा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा आह्वान करना पड़ता है, उसके बाद आवाज़ देती है। अब आइए
x बटे a को क्या लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकली, बताइए सर x बटे a को सर साइन आप बताइए। सर एक सेकंड सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, x बाई a को क्या लिख सकते हैं? देखो सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और अभी 11th क्लास मैथ्स के और ट्रिगोनोमेट्री हो चुका है। ये सब तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, दुनिया देखे ना कम से कम। साइन कैसे सर? साइन तो अच्छा, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, ये समझा दो किसी एंगल के लिए। ये बेस है सर टैन टैन कहां से हो गया? ये हाइपोटेन्यूस और ये तुम ही लोग की तरफ घुमा हुआ है ये। तो सर साइन तो होगा ये नहीं सर ये सही एंगल किसके बीच में बनता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है कि जो एंगल हम देख रहे होते हैं। अरे कॉस है, सॉरी कॉस है। शर्म करो तुम लोग यार। कॉस है, कॉस एंगल ये रहा ना, ये देख। अरे भैया, एक ट्रायंगल के अंदर जिस एंगल का आप साइन कॉस टेन देख रहे हैं वो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है। जो साइड एंगल में इन्वॉल्व नहीं होता वो होता है परपेंडिकुलर। हे राम, क्या करूंगा इस दुनिया में रह के, ले चलो अब जीने की इच्छा बची नहीं अंदर। x की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 500√3/2 सही है। यानी ये हो जाएगा लगभग 250√3, 500√2 ही लिखते हैं। चलिए x इक्वल टू a इंटू √3/2। अब बताइए आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ 8th रन में? 8th रन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2x। बोले हुआ है? और 2x का मतलब ये पुट करिएगा तो a√3 आएगा। अरे बोलो। और a का मतलब है 500, तो 500√3 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये आपका कहानी है, बोलिए समझ में आया? अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन, अच्छा एक आदमी नए शहर में गया है। विशेस टू गो फ्रॉम स्टेशन टू होटल लोकेटेड 10 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। अ डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलॉन्ग द सर्किटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। उधर उधर घुमा के ले गया, तो ये घुमा के ले गया, तो ये डिस्टेंस, ये क्या है बताइए? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस। तो डिसऑनेस्ट मैन फिर डिसऑनेस्ट कैसे रहा अगर उसको सीधा ले गया होटल? तो क्या यार। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी? ठीक, चलिए बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा? ये आप कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस है ना? तो अगर ये डिस्टेंस है जो कि ये है और टाइम है 28 मिनट, 28 मिनट टाइम है, तो आप इसको आराम से आवर में बदल सकते हैं। सो इट इज़ 28 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। So tell me what is the average speed? Tell me the first part. Answer to the first part. Average speed. Come on. So it is distance divided by time, right? What is the distance? Sir, 23 kilometer. 23 kilometer. Upon 28 upon 60. 28 upon 60. So this is what? This is 23 into 60 divided by 28. 4 से कट जाएगा. Yes sir. So 23 into ये आर में कर दिया हमने, समझ रहे हैं ना? Yes sir, बताइए 15 और ये है 7। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, KPH में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट क्या कहता है? एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए था उसका अगर सीधे रास्ते से लेके जाता तो? 10 किलोमीटर होता ना? तो यही 10 किलोमीटर उसका क्या है बताइए? डिस्प्लेसमेंट है। अरे है कि नहीं है? 10 किलोमीटर क्या है उसका? डिस्प्लेसमेंट। बोलिए समझ में आ रहा है? तो अब बताइए आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है उसका? टोटल डिस्प्लेसमेंट अबाउट टोटल टाइम, बट टाइम तो उसने टाइम तो सेम ही लिया है ना? तो चलिए वी एवरेज बताइए कितना आया? 10 किलोमीटर अपॉन में 28 अपॉन 60। बिल्कुल सही जवाब। इवनिंग हो गया ना? कितना हुआ? 10 10 into 60 28 बाई 60 उसी तरह से लिखा हमने, तो 600/28 4 से काट दीजिए। 40 upon 7 हाँ 137। बाकी आप करते रहिएगा। ठीक है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4.12 राइट? 30 मीटर पर सेकंड। अ वीमेन राइड्स बाइसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला? 10 और 30 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पे आते हैं। ए भाई इधर देखो, प्रश्न संख्या 4.12। रेन किधर गिर रहा है? वर्टिकली। ये देखिए हमने रेन का वेक्टर बना दिया वर्टिकली। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, गॉट इट? एंड व्हाट इज द वैल्यू? 30 मीटर पर सेकंड, राइट? एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन? नॉर्थ टू साउथ, साउथ डायरेक्शन। सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, considering that rightward direction is south direction, and this is the velocity of women, and what is the value? 10 meter per second. ठीक है, remember I am taking
दिस डायरेक्शन एज साउथ एंड दिस डायरेक्शन एज नॉर्थ, एंड ऑब्वियसली नीचे के साइड वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ वाई एक्सिस जो है दैट इज़, समझा देता हूँ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, नहीं तो आप बीच में खच करेंगे बाद में। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका साउथ, है ना, और ये है नॉर्थ। फिलहाल मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, ये डाउनवर्ड्स है और ये अपवर्ड्स है, ठीक है, इस तरह से ले लिया हमने, ठीक। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपना वाई है और साउथ डायरेक्शन की तरफ हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, किधर वो अम्ब्रेला पकड़ेगी, तो उसका अम्ब्रेला जो होगा वो किस वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा, बताइए, किससे रक्षा के लिए होगा? बिल्कुल सही बात। तो अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल की वेलोसिटी ऑफ रेन जो उसको लग रही है, रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। So we have to ultimately find the direction of velocity of rain with respect to women. Yes. So the velocity, relative velocity being talked about in the question is velocity of rain with respect to women. Yes. And it is what? It is VR minus VW? Yes, sir. Correct? Yes, sir. सही है? तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? माइनस। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इनको टेल टू टेल बनाएंगे। सब्ट्रैक्शन तो याद है ना? हाँ सर। तो देखिए मैंने पहला वेक्टर बनाया यहाँ पे, फिर मैंने दूसरा वेक्टर यहाँ से कॉपी लिया और उसको भी हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आजा भैया, ठीक, टेल टू टेल पेस्ट कर दिया। अब आप मेरे को बताएं, ये जो वेक्टर है हमें वी आर माइनस वी डब्ल्यू निकालना है, राइट? भाई सब लोग समझ रहे हैं ना? ध्यान से, कोताही मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये कौन सा वेक्टर बताइए? ये था वी डब्ल्यू, ये था वी आर, ये हमारा वी आर डब्ल्यू होगा। बोलिए सही है? दिस इज एज पर ट्रायंगल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक। और हमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमें निकालना है छतरी का एंगल वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी छतरी, सही है, और ये हो गया छतरी का डंडा, सही है, और ये हो गया इसका एंगल वर्टिकल के साथ, सही है। तो आइए हम इस एंगल को निकालते हैं, थीटा को, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन में वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ आपको? 10, और वी आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको? 30। तो बताइए tan थीटा कितना आ गया? तुम हमेशा उल्टा ही बोलोगे जी। अभी तो बताया था कि परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, अभी परपेंडिकुलर बेस ही नहीं पता रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री क्या करोगे जी तुम 10th में? मेरे को इतना समझा दो 11th में। सर 1/3। तो परपेंडिकुलर बेस तो 9th से शुरू हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री का जी। 30/10 देख लो, 1/3 10/30 tan थीटा। मतलब कमाल है यार। चलो एक बार हो जाती है गलती तो मान लो समझ में आए, एक बार मैंने बता दिया, ठीक। अगर वही गलती बार बार हो तो फिर इसका मतलब क्या बोला जाएगा? ये समझाओ मुझे, हैं? तो फिर झूलना इसे यहीं पे। tan थीटा p बाई बी होगा ना? तो थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, जो एंगल में इन्वॉल्व नहीं होता। एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। हे प्रभु ले चलो, तो 1/3 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? tan इनवर्स 1/3। किसके साथ? ये एंगल किसके साथ बन रहा है? छतरी का, विथ वर्टिकल। किसकी तरफ इंक्लाइंड है बताइए? ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ कि नॉर्थ की तरफ? टुवर्ड साउथ। ये देखिए जितना पढ़ाया गया फिजिक्स में वो याद है। अब साला tan थीटा p बाई बी होता है ये नहीं याद है, तो इसके लिए अब तो दोबारा 10th में जाना पड़ेगा ना जी। जाइएगा, बोल दीजिए, स्कूल में चिट्ठी लिख के भेज देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं 11th में, बताइए। यहाँ tan थीटा में अकाली पड़ा हुआ है, गरीबी हद है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4.13 पढ़िए, फिर रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया। अ मैन कैन स्विम विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर ऑन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस रिवर 1 किलोमीटर वाइड विद रिवर फोर्ड स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। यानी अटेम्प्टेड वेलोसिटी जो है नॉर्मल टू रिवर करंट। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुन रहे ना सब लोग? सुनिएगा। 1 किलोमीटर की चौड़ाई है और 3 किलोमीटर रिवर स्पीड। हाउ फार द रिवर, ठीक है। आप लोग अपने सामने क्वेश्चन खोल के रखिए। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1-3 की। किसकी बात कर रहे हैं? 1-3। प्रश्न संख्या 1-3 की, 4.13, ठीक है। एक ना रिवर है, ठीक।
रेन वाटर होने दीजिए, पानी इकट्ठा होगा तब ना रिवर बनेगा। कर रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा हो गया, जोक ख़त्म, छोटा सा जोक था। और ये है विड्थ लाइन आपकी, समझ गए? और ये विड्थ लाइन जो है इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई रिवर की? 1 किलोमीटर दी हुई है। बिल्कुल सही बात है, नहीं मानेगा जी इसे। ये है आपका विड्थ लाइन ना, अभी भी नहीं मानेगा। अब टेढ़ा बना रहे हो। अब माना। तो विड्थ ऑफ रिवर दिया हुआ 1 किलोमीटर, इसको हम वाई मान लेते हैं। ये जो स्टिल वाटर में आदमी की वेलोसिटी दी होती है, बताइए कौन सी वेलोसिटी है? इज इट द वेलोसिटी ऑफ मैन? सुन लो पहले सवाल, इज इट द वेलोसिटी ऑफ मैन और इज इट सम काइंड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, मतलब फिजिक्स से ही पढ़ाया जा रहा है, तभी तो ना ये सब चीज़ें याद है, क्योंकि क्वेश्चन तो मुश्किल वाला है ना। तो इसका मतलब फिजिक्स जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है और याद है। वो जो पूर्व जन्म में पाप करके आए हैं गंदा गंदा, ठीक है, वो सब चीज़ में सुधार की आवश्यकता है, जो कि हो नहीं रही है पूरी तरह से। तो ये जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बोलिए सही है? या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी कह सकते हैं। रिवर ही है ना जी, तो रिवर लिखते हैं। इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बोलो हाँ। और आपको मैं बताऊं कि यही अटेम्प्टेड वेलोसिटी कहलाती थी, मैंने बताया भी था आपको, और इसी को हम VMR कहते हैं। बोलिए सही है? क्योंकि रिवर स्टिल वाटर में है ना अभी, तो आदमी की अटेम्प्टेड वेलोसिटी यही होगी। लेकिन क्या आदमी इसी वेलोसिटी से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हम किस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन में, इस बात को समझिए। हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हाँ या ना? करेक्ट है। और इनफैक्ट इसकी वैल्यू होती क्या है बताइए? VM - VR। बोलिए सही है? इससे अगर आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप चाहते हैं निकालना, यानी VM निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? VMR वेलोसिटी के अंदर इस VR वेलोसिटी को लाके क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो वेक्टर में आपको ये दिखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा असली में इंसान किधर जा रहा है। आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। बोले समझ में आया? यही रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी आदमी की रियल वेलोसिटी होती है। अब आदमी किधर तैरना चाहता है, पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं। VMR का मैग्नीट्यूड कितना दिया हो बताइए क्वेश्चन में? 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। बोलिए हाँ या ना? और VR का मैग्नीट्यूड कितना दिया हो क्वेश्चन बताइए? 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। बोलिए हाँ या ना? और आदमी का अटेम्प्टेड डायरेक्शन क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी इज टेकिंग हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। मतलब किधर अटेम्प्ट ले रहा है जाने का? नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर। नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए? सो ही इज ट्राइंग टू मूव परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। सो वेयर विल द अटेम्प्टेड वेलोसिटी वेक्टर? टेल मी नाउ। Along the width line. Okay? And I have to add the two vectors. So first I will draw this VMR vector. Okay? So everybody please pay attention. Enlarging the diagram. This is my VMR vector. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Now in this vector I will add which vector? VR vector. Correct? Yes, sir. VR vector तो रिवर के along ही होगा ना जी? Yes, sir. ये बना दिया VR vector. सही है? नामांकन करने दीजिए। अब इससे जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो मिलेगा कौन सा वाला? वो मिलेगा ये वाला। अब बताइए कौन सा वेलोसिटी है? Sir, VM. VM किसके रेस्पेक्ट में? Sir, VR. Sorry. VMR. अच्छे से बताओ, VM मतलब किसके रेस्पेक्ट में हुआ? Sir, VMR. नहीं. VMR plus. Sir, VM. हाँ। किसके रिस्पेक्ट में होगा? VM क्या होता है? VM मतलब Velocity of man. रियल या किसी के रिलेटिव? Sir, real. और रियल किसके रेस्पेक्ट में होता है? Sir, किसके रिस्पेक्ट में होता है? Sir, ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब यार तुम लोग हद हाल है यार। अरे भैया जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? Ground. आइदर इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और सम ऑब्जर्वर विच इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो VM वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा और Stationary. और विथ रेस्पेक्ट टू Stationary object. बड़ा बच्चा. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं बोला मैंने, ऑब्जर्वर बोला। ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पर स्थिर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में। इसको रियल भी कह सकते हैं। ये रियल भी यही है। एक्चुअल इसका जो रिवर के वेलोसिटी मिलने के बाद जो इसका नेट वेलोसिटी आएगा वो यही आएगा। इसको रिजल्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो वेक्टर्स के जोड़ से आया है। बड़े सारे नाम हो सकते हैं इसके। ये जो VM है इसको आप रियल कह सकते हैं। रियल वेलोसिटी ये है आदमी की, एक्चुअल इस वेलोसिटी से जा रहा है। आप इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सही है? Yes, sir. क्यों कह सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी? क्योंकि दो वेक्टर के रिजल्टेंट से आया है। Yes, sir. लिख देता हूँ सारे नाम, फिर बाद में मत बोलना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
रिजल्टेंट वेलोसिटी. It is also called velocity of man with respect to ground. It is also called velocity of man with respect to stationary observer on the ground. तमाम तरह के नाम हैं इसके. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है? क्या समझा रहा था इतनी देर से, बताइए. Relative और real के बीच का difference and what is real and what is. नहीं, वीएम वर्ड जहाँ पे आ गया, जहाँ कुछ रिलेटिव में नहीं, उसका मतलब समझा रहा था. ठीक है, ये अटेम्प्टेड वेलोसिटी नहीं है उसकी. हाँ, अगर रिवर का वेलोसिटी 0 होता तो उसकी अटेम्प्टेड वेलोसिटी ही उसकी रियल वेलोसिटी होती, वही वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती. क्या? अगर रिवर का ठीक है, 0 होता. अगर रिवर की वेलोसिटी 0 होती, सोचिए अगर वी आर 0 होता, अच्छा. अगर वी आर 0 होता तो जो वी एम आर होती यानी उसकी अटेम्प्टेड वेलोसिटी वही उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी होती. Yes, sir. Okay, sir. लेकिन बहते रिवर में नहीं कह सकते ऐसा, यही चीज़ पढ़ाया था उस दिन. Yes, sir. चलिए अब बोलिए, तो आदमी किधर जाएगा बताइए? पर्पल वाले वेक्टर की तरफ जाएगा, ब्लू वाले वेक्टर की तरफ जाएगा कि ब्लैक वाले वेक्टर की तरफ जाएगा? ब्लैक वाले वेक्टर की तरफ जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा बताइए? डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुँचेगा? No, sir. क्या ये आदमी यहाँ पहुँचेगा? No, sir. नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे नहीं पहुँचेगा ना. ए से चलेगा लेकिन बी तक नहीं पहुँचेगा, ये ब्लैक वाला वेक्टर को फॉलो करेगा. हाँ या ना? Yes, sir. तो आइए मैं ब्लैक वाला वेक्टर से आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कहाँ पहुँचेगा. तो इस वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं. देखिए हमने वेलोसिटी का ट्रायंगल बनाया है, अब हम डिस्प्लेसमेंट का ट्रायंगल बना रहे हैं. समझ रहे हैं? Yes, sir. ये देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और आदमी की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसी के अलॉन्ग होगी, वो इधर डिस्प्लेस करके यहाँ पहुँचेगा अल्टीमेटली. Yes, sir. अगर ये रिवर नहीं होता तो वो कहाँ पहुँचता? वो सीधा इस लाल वाले वेक्टर के अलॉन्ग पहुँचता. Yes, sir. लेकिन रिवर ने उसको एडिशनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना दिया है. ठीक है, चलिए इसको भी बना देता हूँ, ध्यान से सुनिए. अगर वो आदमी बहाव के साथ ना बहता तो वो ए से अगर चला था तो कहाँ आके रुकता बताइए? वो बी पे आके रुकता है. एग्जैक्टली. ठीक है, Yes, sir. लेकिन वो वहाँ पे आके रुका नहीं. अगर वो वहाँ रिवर करंट नहीं होती तो आदमी डायरेक्ट एकदम इस वेक्टर को पकड़े पकड़े यहाँ पहुँच जाता. Yes, sir. सही है, Yes, sir. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार है ये नीला वाला वेक्टर. ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सके आप इन दोनों के बीच में, समझ सके अंतर क्या है. ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर बनाया है, ये नदी ने उसको जो डिस्प्लेसमेंट दे दिया वो है. नदी ने उसको वेलोसिटी भी दी थी ना. जब नदी ने उसको वेलोसिटी दी थी तो नदी ने उसको डिस्प्लेसमेंट भी दिया होगा. Yes, sir. ठीक है, तो इसके वजह से उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ. तो वो पहुंचेगा बी पे नहीं, वो पहुंचेगा कहाँ? वो पहुंचेगा सी पे. कहाँ पहुंचेगा? यहाँ लैंड करेगा अल्टीमेटली. लैंड्स हियर. बोलिए समझ में आया? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. तो अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन कह रहा है? अभी तो डायग्राम बना रहे थे. हाउ फार डज द रिवर ही गो, तो आपको ये डिस्टेंस निकालने कह रहा है. अब देखिए इसको एक्स वाई में तोड़ दीजिए. Okay, sir. ठीक, Okay, sir. मान लीजिए विड्थ लाइन के अलॉन्ग आपने अपना वाई एक्सिस ले लिया. आइए आपको एक्सियल नॉलेज दे दे. पहले तो हमने इस डायरेक्शन को वाई माना है और इस डायरेक्शन को हमने एक्स माना. Yes, sir. अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा. ठीक, चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? व्हाट इज वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आदमी की? Sir. आदमी की. हाँ, ए से चला बी पे पहुंचा तो वाई डायरेक्शन का कितना डिस्प्लेसमेंट है? Sir, 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. बिल्कुल सही बात है. तो उसकी वृद्धि भी है. ठीक, Yes, sir. एक सेकंड. हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? Sir, इसकी वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर. Yes, sir. चलिए अब बताइए वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? y के along velocity. कौन से वाला वेक्टर की वेलोसिटी या वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलेंगे? So, sir, main की 4 किलोमीटर है. मतलब वी एम आर. Yes, sir. बिल्कुल सही बात है, वी एम आर है ना. Yes, sir. अरे देखिए ना, वाई इधर ही लिया ना हमने. Yes, sir. कितना है वी एम आर? 4 किलोमीटर पर आवर. बोलिए हाँ या ना. Yes, sir. अब बताइए टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर वाई के डायरेक्शन में हम तोड़ दें मोशन को तो डेल्टा वाई को अगर वी वाई से डिवाइड करें डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड उस डायरेक्शन की, तो टाइम निकलेगा ना. Yes, sir. कितना लिखेंगे बताइए? डेल्टा वाई का वैल्यू 1 Yes, sir. और वी वाई का वैल्यू 4. Yes, sir. 1/4 घंटे लग गए. Yes, sir. Yes, sir. अरे लगा कि नहीं लगा? लगा, sir. सही है. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो वाई में चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता था, हमने टाइम वाई से निकाल लिया. सही है. Yes, sir. वाई में हमें डिस्प्लेसमेंट पता था ना, Yes, sir. तो हमने टाइम वाई से निकाल लिया. अब हमें निकालना है एक्स. देखिए ये हमारा वाई का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, जो ग्रीन वाला वेक्टर आपको दिख रहा है. दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा C. एक्स. सही है. Yes, sir. अब डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, देखिए सिंपल सा 2 डायमेंशनल मोशन क्या कहता है बताइए?
कि अगर y का डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो, और अगर x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो। बोलो समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन y डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट पता था, वेलोसिटी पता थी, और हमारे पास टाइम नहीं था, तो टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया है डेल्टा y को वी से डिवाइड करके। अब x डायरेक्शन का हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ? vx कितना है बताइए? वी आर है ना, ठीक है। ये v जो है यानी vm, ये तो हमारा नेट वेलोसिटी है ना, ठीक, सही है? हाँ तो बताइए ना, वैल्यू बताइए। वी आर और टाइम की वैल्यू t, बताइए वी आर कितना? 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम की वैल्यू कितना? तो ये कितना हो गया? 3/4 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर वो बहाव के साथ बह जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो हाउ फार डज द रिवर डाउन द रिवर ही गोज? बोलो क्लियर हो गया? अब आइए 4.14 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए सब लोग पहले। हार्बर को बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ शिप्स आते हैं। विंड इज ब्लोइंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर से हवा चल रही है, ठीक है? एनसीईआरटी में एक और भी चैलेंज होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश फर्स्ट एंड देन फिजिक्स, ठीक? एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट, मास्ट क्या होता है? सर वो टॉप अच्छा ठीक, मास्ट ऑफ द बोट एंकर्ड इन द हार्बर, एंकर्ड इन द हार्बर मतलब बंधा हुआ है, ठीक है? फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी झंडा नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर झंडा नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है महाराज, तो इसका मतलब विंड किधर चल रही है? नॉर्थ ईस्ट ही चल रही होगी ना, मतलब झंडा किधर पॉइंट करेगा? जिधर विंड चलेगी उधर तो पॉइंट करेगा, कि नीचे पॉइंट करने लगेगा? ठीक, पाकिस्तान का झंडा थोड़ी है कि नीचे पॉइंट करेगा। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, बोट किधर चलना शुरू किया? तो कहता कि अब बताओ झंडा किधर पॉइंट करेगा? तो ये चलने के बाद अब झंडा किधर पॉइंट करना चाहिए? इट इज अलोंग द विच वेलोसिटी? टेल मी, सोच के बताओ। वेलोसिटी ऑफ विंड का एक्चुअल डायरेक्शन तुमको दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उसके बाद तुमको बोट की डायरेक्शन दे दी, अब झंडा किधर पॉइंट करेगा बताओ? झंडा बंधा हुआ तो बोट पे ही है। हवा नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, अरे सवाल ये नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी वेलोसिटी की तरफ झंडा पॉइंट करेगा? विल इट पॉइंट अलोंग द वेलोसिटी ऑफ विंड? अभी जिधर है उधर ही पॉइंट करता रहेगा। सुन लो पहले कि जिधर बोट जाएगा बोट के डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगा झंडा, कि जहां वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू विंड होगी उधर पॉइंट करेगा। सुन लो पूरा पहले कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट जो होगा उधर पॉइंट करेगा, कि कोई और वेलोसिटी के अलोंग पॉइंट करेगा? ऑब्जर्वर बोट हुआ ना, तो बोट के रिलेटिव में जिधर विंड रहेगा उधर उधर झंडा चला जाएगा। जैसे तुम छतरी लेके भाग रहे थे तो तुम रेन किधर रखते थे? वर्टिकल थोड़ी रखते थे, तुम्हारे रेस्पेक्ट में जिधर रेन की वेलोसिटी थी उधर रखते थे। अरे समझ में आ रही है बात? क्योंकि ऑब्जर्वर तुम थे, तो तुमको जिधर लगा कि हाँ इधर से रेन मुझे मार रहा है उधर तुमने छतरी लगा दी। उसी तरह बोट ऑब्जर्वर है, झंडा ऑब्जर्वर है, झंडा बोट पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू बोट ही हुआ ना। चलिए, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, एक बार फिर से हम एनालाइज कर लेते हैं। ये जो 72 किलोमीटर पर आवर नाम की चीज लिखी हुई है ये एक्चुअली विंड की वेलोसिटी है, बोलिए हाँ या ना। और ये जो दिया हुआ 51 किलोमीटर पर आवर ये हो गया एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट, बोलिए हाँ या ना। और नया जो झंडे का डायरेक्शन होगा इन व्हाट डायरेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है जो डायरेक्शन आप निकालना चाहते हैं ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, बोलिए समझ में आ रहा है? यही चीज़ आपको इसका डायरेक्शन चाहिए। बाकी मैं आपको चित्रों में बताऊंगा, चित्र यहाँ पे बनाया जा रहा है। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हियर, नेमिंग इट 4.15। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ x and y axis. So since it is a problem in horizontal plane, no vertical direction is involved, so we will keep it that way and we'll write y axis here, x axis here. This is being in the direction of north, this is south, this is east and this is west. Am I clear? We'll try to solve this problem through resolution, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको यहाँ पर ऐसा पता नहीं चल रहा है। सो नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, राइट? नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। पवन जी का डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उनको चमकते हुए डायरेक्शन से हम दिखलाएंगे। तो चलिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ जी बिल्कुल 45 डिग्री पे, समझ रहे हैं आप बात? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड का डायरेक्शन। व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 72 kph। 72 है, 72 ही होगा, दूसरा 51 होगा। पता है क्यों? पूछो क्यों? मैं बता रहा हूँ। 72 इज अप्रोक्सीमेटली 51 into √2 और यहाँ एंगल इन्वॉल्व है 45 डिग्री, तो साइन कॉस में 1/√2 आएगा। डेटा बहुत सोच समझ के दिया हुआ है,
ठीक है, वो सोचने और समझने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। विवेक होता है। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। तो 72 हमारा हो गया विंड का वेलोसिटी। सही है जी, सही है जी। अब चलिए हम बोट को लेके चलते हैं। तो बोट बना होता है लकड़ी का, लकड़ी का कलर उठाएंगे यहाँ से और बोट को हम मूव कराएंगे नॉर्थ की तरफ। बन जा बेटा, वेरी गुड। ये हो गया हमारा बोट की वेलोसिटी VB। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट? टेल मी। इट इज 51, राइट, इन किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली। एंड वी नीड टू फाइंड विच रिलेटिव वेलोसिटी इज टॉक्ड अबाउट इन द क्वेश्चन? टेल मी। So we need to find what? Velocity of wind with respect to, अरे भैया झंडा बोट पे लगा हुआ, विंड पे थोड़ी लगा हुआ है। तो ये हमें चाहिए। अब बताइए इस रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इज इट VW माइनस VB? बहुत बढ़िया। व्हाट इज VW? VW और माइनस VB डायरेक्ट करना है। सो VW को अपन लिख सकते हैं कितना? 72 cos, यही करो बस तुम लोग, ठीक है। रिजोल्यूशन किस बात का है? वेक्टर लिख रहे हो ना, 72 से मैं डायरेक्ट माइनस कर दोगे, हैं? यही करोगे जी, 72 cos शर्म नहीं आती बोलते हुए। 72 cos 45 होगा, वो I की तरफ होगा, और प्लस 72 sin 45 होगा, वो J की तरफ होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? और बोट की वेलोसिटी पूर्णतया नॉर्थ की तरफ है, तो उसको हम लिखेंगे 51 J। यहाँ तक कोई दर्द, कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया। अब आइए 72 cos 45 और sin 45 दोनों 1/√2 होते हैं, निकाल बाहर कीजिए सबको। देखो मानो ना मानो, 1 साल 10th में और बिताना चाहिए इंसान को, उससे कुछ नहीं घटेगा, कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबमिट योर सर्टिफिकेट ऑफ 10th टू द स्कूल एंड रिक्वेस्ट लेटर लिखिए कि कृपया मेरे को एक दिन गुजरात में, सॉरी 10th में और गुजारने दें, एक दिन, 1 साल, ठीक है। तब जाके बीमारियां दूर होंगी, है ना। जो साइन कॉस tan P/H पंडित बद्री प्रसाद वाला भी अभी तक फॉर्मूला नहीं याद हुआ। बताइए आप लोग, ये कर रहे थे, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं। अभी इन्होंने चमत्कार दिखाया ऐसा कि मत पूछिए, मैं ढेरी हो गया, गस आ रहा था मुझे लिटरली। मन कहा था गिर जाऊँ, मर जाऊँ इधर ही। मन मेरा बार बार बोल रहा था कि क्या करूँ, मर जाऊँ। लूडो भाग जाता हूँ। पंडित जी चलिए, इस बार का टेस्ट में बहुत बड़ा धप्पा देने वाला हूँ आप लोग। तो रिजोल्यूशन के बाद वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू आती है इतनी, ठीक है। और 72 का वैल्यू अगर √2 से आप डिवाइड करेंगे तो आप मेरी बात मानिए चाहे मत मानिए, ये क्या बनाएगा? तो आपको बहुत मजा आ गया। 51 J माइनस हो गया। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट? इट इज 51 I। सही है, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट पूरी की पूरी तरह अलॉन्ग ईस्ट आ रहा है, I मतलब ईस्ट ही हुआ ना जी, तो आपका झोंडा जो है अब किधर पॉइंट करेगा? अलॉन्ग ईस्ट। बोलिए समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन कहता है एक रूम है जिसका सीलिंग जो है वो 25 मीटर हाई है। इतना ही बन जाएगा क्वेश्चन, जितना चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं नंबर देता हूँ 4.15। ये हमारा, बंगाली लोग कैसे बोलते हैं, ये हमारा होल है। हाँ, हॉल नहीं बोलते, होल ही बोलेंगे और क्या, ठीक है। बहुत टेढ़ा होल बन गया, मैं होल में बैठ के पेपर कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए मैं प्रोजेक्टाइल बना रहा हूँ और सीलिंग को छूते हुए एकदम ये यहाँ गिरना चाहिए। सही है वरदराज? पहले इसको सीधा करने का, फिर इसको ले जाके इधर लगाने का। रुक जा भाई, चाहता क्या है तू? उसके बाद इसका आकार प्रकार बढ़ाने का। ठीक है यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ है। अब ये बताइए सीलिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 25 मीटर से ज़्यादा आपका प्रोजेक्टाइल का हाइट नहीं हो सकता। सही है? आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर नोट्स हैं तो खोल के रखें और फॉर्मूले निकाल के रखें, क्योंकि गलत बोलेंगे तो आएगा गुस्सा। ठीक है, ये देखिए आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है V0, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि दिया नहीं है। अब कहता है कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस कितना फेंक सकते हैं। वाजपेयी कैसे करेंगे बताओ? हाँ, आपको रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं ना। और स्पीड ऑफ थ्रो आपका दिया हुआ 40 मीटर पर सेकंड। V0 की वैल्यू दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड। एंगल नहीं दिया हुआ है। कोई ज्ञान की बात जो आप लोग बता पाए मुझे तब तक? हाँ बताइए सर। इधर वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता है? नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट घटता है। मतलब आपका रेंज जो आपका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंगल बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगा। है ना? नहीं, तुम सुने नहीं मैंने, तुमने क्या बोला? ठीक है, ये है कहानी। तो उससे थीटा मिल जाएगा आपको। वर्टिकल कंपोनेंट घटेगा कैसे एंगल बढ़ाने पे? वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ साइन थीटा होगा ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो साइन थीटा कंपोनेंट होगा।
करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट? किसी को याद नहीं होगा यहाँ पे तो। मैक्सिमम हाइट से v0 स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, सही है, या वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g ऑब्वियसली। चलिए ऐसे लिखिए इसको, आप यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g भी लिखते थे, याद है? यस सर। थीटा को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका मैक्सिमम हाइट भी बढ़ता जाएगा। कारण क्या है इसका? थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, यस सर। वी आपका सेम रह रहा है हर बार। साइन थीटा बढ़ेगा तो आपका एच भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आपके एच पे एक लिमिट लगाया हुआ है, कितना लिमिट लगा हुआ है? सर 20 तो उसको 51 तो सर हॉल का ऊंचाई ही 25 मीटर का है, तो मैक्सिमम हाइट उससे ऊपर के फाड़ के निकल जाएगा हॉल। टकराना नहीं है ना सीलिंग में। कह रहा द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल इज थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड दैट कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। साफ साफ लिखा है सीलिंग को हिट नहीं करना है। बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच कितना लिख सकते हैं आप? बताइए 25। वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 40। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, नीचे में 20 हो जाएगा अगर जी को 10 ले ले तो, सही है। यस सर। अब बताइए यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? बताइए। सर 25 गुना 20 हो गया 500। यार कोई बोलने कोई तैयार नहीं है। कैलकुलेशन नाम का चिड़िया कुछ है ही नहीं। 1600। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ से, कितनी आ जाती है साइन थीटा की वैल्यू? बहुत दुष्ट किस्मत। √500/4 ही लिखते हैं, यस सर। जीरो तो कट गया ना। यस सर। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप पूछेंगे सर कॉस थीटा निकालने की क्या जरूरत है? अभी पड़ेगी जरूरत, रेंज निकालिएगा तो। चलिए साइन थीटा पता है, कॉस थीटा बताइए। सर 4/4 अच्छा कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। भाई साहब वाजपेयी मेरे को खा जाएगा कि अगर मेरे को कुछ हो जाए इधर ना तो उसका जिम्मा वाजपेयी पे जाता है सीधा। ये मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास में बोल रहा हूँ कि मेरे किसी भी तरह के हानि के लिए वाजपेयी जिम्मेदार होगा, जिस तरह के झटके मेरे को दे रहा है। साइन का वैल्यू पता है, कॉस थीटा निकालो। इस बार यही टेस्ट में क्वेश्चन दे दूंगा, इज्जत का फालूदा हो जाएगा भाई। रिकॉर्डिंग में जानबूझ के ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, इस रिकॉर्डिंग को भेजूंगा तुम लोग के घर पे इस बार, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा और एडिट करूंगा, सब्जेक्ट मैटर काट के ये वाला पोर्शन जरूर भेजूंगा मैं। वेयर इज द प्रॉब्लम ना? हाँ बोल, तू बोलना, हंस रहा है, बता जल्दी। लो भाई साहब साइन थीटा पता, कॉस थीटा नहीं आता। आप ही बताइए सर। साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा बन। यार क्या बताऊं यार, ट्रायंगल बना लो यार, कुछ नहीं जानते तो ट्रायंगल ही बना लो कम से कम। सर मेरा गलत था। नहीं वो भी सही है, वो कहाँ। लो भाई साहब यहाँ ग्राउंड फ्लोर के छोड़ो, बेसमेंट में जो पार्किंग ढूंढ रहा है उसका 14 फ्लोर का पता बता रहे हैं। उल्टा बना दिया मैंने, सोहबत का असर। वाजपेयी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये मत कर मेरे साथ, समझ गया? हाँ बताओ, परपेंडिकुलर लिख दिया, हाइपोटेन्यूस लिख दिया, बेस कितना होगा? बेशरम। पाइथागोरस आता है? तुम लगाओ ऐसे मुंह से लगा के निकालो। सर हे राम। सर 5 रहेगा ना, √11। यस सर। 16 में से 5 गया, √11 हुआ। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। √11 डिवाइडेड बाई 4। अब रेंज का फॉर्मूला बताओ। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी पढ़ाया था, ये कहाँ याद होगा? यहाँ साइन कॉस का जब p/b और ये सब नहीं याद हो तो ये कहाँ से याद होगा? मैं ही पढ़ रहा हूँ बस। यही ऐसे ही बोर्ड पिक भी बने थे, 5 थे, किसी को पढ़ने से मतलब नहीं थी तब बोर्ड पिक बना था। इस साल लेक्चर्स बन रहे हैं इसी तरह से। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े वेद पुराण तभी लिखे गए हैं जब चारों तरफ से ज्ञानता फैली रहती है। वही अभी भी चल रहा है। ज्ञान तो फीलिंग होगा। अरे छोड़ो, घंटा समझ आ गया इतना बात तुमको? पहले तुम वैल्यू डालो यहाँ पे। यू की वैल्यू कितनी होगी बताइए? यू का मतलब v0 स्क्वायर वाजपेयी। 40। वाजपेयी बोलेगा सर यू और वी को बराबर बता रहे हैं, आज तक जो इंग्लिश पढ़ी थी सब मेटिया मेट कर दिया। v0 बता कितना होगा? 1600 होगा। 40 का स्क्वायर साइन थीटा बोलो। साइन थीटा √5/4। कॉस थीटा बोलो। सर √11/4। √11/4। कुछ कट पिट रहा है? ये 4 कट गया। टैब कह रहा नहीं कटना है, इन्हीं लोगों को काट दो, ठीक है? और ये 2 से कटेगा, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक? तो 5 से कटेगा तो यहाँ बचेगा 20। अरे बोलो। देखिए ये तो फाइनली यहाँ पे आता है 20, ठीक है ना जी? 20 √55 आ रहा है, करेक्ट? 20 √55 आ रहा है। √55 निकालिए कैलकुलेटर से, आंसर मिलाइए, जल्दी करिए।
7.6 आएगा। देखिए कैलकुलेट करने के बाद ऐसे आया है। अब देखिए ये तरीके से बच्चे करते हैं जनरली, मतलब आप लोग नहीं, आप लोग तो ये भी नहीं करते हैं, ठीक है, जिनको पता है फॉर्मूले वो ऐसे करते हैं, ठीक। लेकिन इसको करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जिससे आप टाइम बचा सकते हैं कैलकुलेशन का। आपने पहले ये फार्मूला लिख दिया और आपको पता है कि हाँ मुझे थीटा दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, सॉरी एच और वी नॉट दिया हुआ है, मैं वहाँ से थीटा निकाल के इसमें डालूँ। आगे हैं, आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये दो फार्मूले आपको दिख रहे हैं, आपको निकालना है रेंज। तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आर वाले फार्मूले को एच वाले फार्मूले से डिवाइड करता हूँ, तो इससे क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर बाई जी पूरा कट जाएगा। अब बताइए कट के क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 2 बाई जी, जी भी कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा, रेंज में 2 बचेगा, और वहाँ नीचे में हाफ बचेगा। अरे बोलोगे कुछ, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और वहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, दिख रहा है ये, इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए, 2 2 हो गया 4, एक साइन थीटा नीचे में बच गया, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ गया, यानी नीचे में आ गया साइन थीटा। लेकिन थीटा में नहीं दिया हुआ है ना, अच्छा मैं थीटा को एलिमिनेट करना चाहिए था, नहीं जी, ओके 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 ओके, तब तो निकालना पड़ेगा, अगर थीटा दिया रहता तब हमारा काम आराम से हो जाता। अच्छा 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 अच्छा, थीटा दिया रहता तो हमारा काम आराम से हो जाता, पहले वाले से थीटा निकालना पड़ेगा, दूसरे में डालना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तब इसको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.16। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4.16 है। सब लोग ध्यान देंगे जरा, ठीक। फिर से एक बार आप लोगों से पूछता हूँ, चलिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो पढ़ लिया ना, अब तो बताओ। इट इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल एट विच एंगल, अगर मैं वी नॉट सेम रखता हूं तो, अगर सेम वी नॉट रखते हुए मैं फेंकूं तो एट सेम वी नॉट एंड एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, मेरा एच मैक्स होता है, तो साइन थीटा उसमें 1 हो जाएगा। तो बताइए एच मैक्स मेरा कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है अगर मैं 90 डिग्री पे फेंकूँ तो, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, सही है, ध्यान दे रहे हो अभी, यानी कोई भी बंदा इससे ऊपर नहीं फेंक सकता फॉर ए गिवन वेलोसिटी। चलो रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई जी फॉर्मूला पढ़ाया था। अच्छा ये बताओ रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होता है फॉर अ गिवन वेलोसिटी, 45 डिग्री एट गिवन वी नॉट एंड एट 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, एंड एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आपका रेंज मैक्सिमम होता है। कितना होता है मैक्सिमम रेंज, ये 90 हो जाएगा ना साइन 2 थीटा, अगर थीटा 45 डिग्री होगा मतलब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो साइन 2 थीटा वैल्यू की 1 हो जाएगी साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो आपका मैक्सिमम रेंज आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी। बोलिए आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ को गौर से देखिए, इसको और इसको। अगर मैं फेंकने की जो स्पीड है उसको चेंज ना करूं, खाली मैं एंगल को एडजस्ट करूं, मैं फेंकने की स्पीड को यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज ना करूं और खाली मैं एंगल को एडजस्ट करूं, सही है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कितना फेंक सकता हूं, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितना फेंक सकता हूं, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फेंकने का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यानी जो मेरा आर मैक्स होगा वो मेरे एच मैक्स के डबल होगा। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, अब है ना, होगा कि नहीं होगा, हमारा जो आर का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारे एच के मैक्सिमम वैल्यू के क्या होगा बताओ, 2 गुना होगा। हाँ लेकिन आर फेंकने के लिए मैक्सिमम मुझे थीटा 45 रखना पड़ेगा और एच मैक्सिमम फेंकने के लिए मुझे थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90। बोलिए समझ में आ रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम, बताइए क्या दे रखा है आपको, रेंज दे रखी है, हाँ है ना, दूर बोल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा है, तो रेंज आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है बताइए, 100 मीटर। तो बताइए मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकते हैं यहाँ से, 50 हो जाएगा, एच मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 50। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4.17 पढ़िए, जल्दी करिए। हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, इस स्टोन कर रहा है 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में। क्या कर रहा है, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड, एग्जैक्टली 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में कर रहा है। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन कितना है, बताइए जी। 14 रेवोल्यूशन कर रहा है 25 सेकंड में, ठीक।
पढ़ के बताइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, यस सर क्वेश्चन का नंबर बताइए, 4.17 17। बताइए क्या क्या दिया हुआ आपके हिसाब से। हमें टाइम दे रखा है सर, एक स्ट्रिंग की लेंथ है मानी रेडियस हो गया, कितना हो गया रेडियस, 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर हो गया, हाँ या ना। और बताइए क्या दे रखा है, 14 रेवोल्यूशन तो ओमेगा बताइए कितना होगा इससे, सर 14/25 into 2 पाई 14 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। यस सर और आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यस सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो क्लियर है सेंटर की तरफ, यस सर तो इसको तो यही लिख देते हैं हम लोग सेंटर कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा टुवर्ड्स सेंटर होगा। बोलिए हाँ या ना, करेक्ट, अरे बोलो। यस सर हाँ, अब बच गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बताइए, ओमेगा पता चल गया, आर पता चल गया, तो मैग्नीट्यूड किससे निकालेंगे हम लोग, सर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताइए, हमारे 28 डिवाइडेड बाई 25 इंटू पाई का स्क्वायर, और आर की वैल्यू हो जाएगी 0.8। ये करिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, इतना हिंट बहुत है, तो निपटा दीजिएगा। बोलिए समझ में आया। यस सर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4.18 18 मैंने सर्कुलर मोशन में शायद डिस्कस कराया हो आपको, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, रेडियस दे रखा है आपको 1 किलोमीटर, करेक्ट। और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है 900 किलोमीटर पर आवर, जिसको देखिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, सही है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कंपेयर मतलब उसका रेशियो निकालना। सो इज वी क्लियर 250 मीटर पर सेकंड, हाउ वी कन्वर्टेड इट, क्लियर है। यस सर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेगा, हमें वी और आर पता है, तो सर 20 वी स्क्वायर बाई आर। यस सर अरे बोलिए, यस सर 20 तो अगर हमें वी और आर पता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट फॉर्मूला इज AC इक्वल टू 20 पर वी स्क्वायर बाई आर। सो वी का स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर, आर का मतलब 1000 है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसकी एक्सेलरेशन। इसको फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इनका रेशियो निकालना है। हाँ, कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना ही हुआ ना, तो 62.5 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल गेट इज 6.25, ठीक है। यस सर समझ में आ गई बात। यस सर और इसके बाद के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करके रखे। अब आगे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ज़्यादातर एडवांस वाले क्वेश्चन आगे के हैं, ट्राई करेंगे अगली क्लास में इसको भी कवर कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।